नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के इस वीडियो में दो सच्ची और दिलचस्प कहानियां हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। 18 फरवरी 2026 रात के करीब 8 बजे एक आदमी अपनी बाइक लेकर घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। परिवार ने पूरी रात उसका इंतजार किया। उसे बार बार फोन किया गया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ ही मिला। 3 दिन बाद पुलिस का फोन आया। खबर बहुत दर्दनाक थी। पानी में एक लाश मिली थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह कपड़े से दबा हुआ था और शरीर के साथ डंबल बंधे हुए थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि ये हत्या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने ही लोगों ने की थी। एक ऐसी साजिश जिसमें प्यार, धोखा और मौत तीनों शामिल थे। इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नाशिक जिले की निफाड तहसील के एक छोटे से गांव उगाव से। गांव के गौली चौक में रहने वाला तांबोली परिवार बाहर से बिल्कुल साधारण और खुशहाल दिखाई देता था। इस घर में दो सगे भाई रहते थे, शादाब रज्जाक तांबोली और उसका छोटा भाई अशफाक। दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। शादाब शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम मुस्कान तांबोली था, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। वहीं उसका छोटा भाई अशफाक एक फ्रूट कंपनी में मुनीम का काम करता था, यानी पूरे हिसाब किताब की जिम्मेदारी उसी के पास थी। अगर बात करें शादाब की, तो वो एक मेहनती इंसान था। पहले वो चिकन बेचने का काम करता था, लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों से उसने अपना काम बदल दिया था। अब वो गांव में कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें बेचता था। इसके साथ ही वो चिकन का होलसेल सप्लायर भी बन चुका था। अपने काम के लिए उसके पास एक टाटा एसीई गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर था MH15ER2722। सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे और घर अच्छे से संभल रहा था। लेकिन इस घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रात करीब 8 बजे शादाब अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला। समय बीतता गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। पहले तो घर वालों ने सोचा कि शायद किसी काम में देर हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, चिंता भी बढ़ने लगी। परिवार के लोग बार बार शादाब के फोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, फोन स्विच ऑफ है। रात करीब 10 बजे जब अशफाक घर पहुंचा, तो घर वालों ने उसे बताया, शादाब अभी तक घर नहीं आया। ये सुनते ही अशफाक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन उसे भी वही सुनने को मिला, फोन बंद है। अब मामला गंभीर लगने लगा था। हर जगह फोन किए गए, जान पहचान वालों से पूछा गया, लेकिन शादाब का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सबने सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर थोड़ी देर में कोई उठकर फिर से फोन मिलाता। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे, लेकिन शादाब के लौटने के कोई निशान नहीं थे। अशफाक ने एक फैसला लिया। उसने अपने दोस्त रिजवान को फोन किया और उसे तुरंत घर बुलाया। कुछ ही देर में रिजवान वहां पहुंच गया। अशफाक ने रिजवान को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, शादाब को ढूंढना ही होगा। इसके बाद दोनों उन सभी जगहों पर निकल पड़े जहां शादाब के होने की जरा सी भी संभावना थी। अशफाक और उसका दोस्त रिजवान पूरी रात सड़कों पर भटकते रहे। उन्होंने उगाव और पिंपल गांव बसवंत के आसपास के हर इलाके में तलाश की। हर गली, हर रास्ता, जहां भी जाने की संभावना थी वहां देखा, लेकिन शादाब का कोई निशान नहीं मिला। समय बीतता गया और देखते ही देखते सुबह के 4 बज गए। थके हुए और परेशान दोनों खाली हाथ वापस लौट आए। सुबह हुई, लेकिन घर का माहौल वैसा ही था। परिवार के लोग बार बार फोन मिलाते रहे, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, फोन बंद है। अब इंतजार करना मुश्किल हो गया था। आखिरकार अशफाक ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे पुलिस थाने पहुंचा। 19 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच निफाड पुलिस थाने में शादाब के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई। अब इस तलाश में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पुलिस भी शामिल हो चुकी थी। हर एंगल से जांच शुरू हुई। सोशल मीडिया पर भी जानकारी फैलाई गई। 3 दिन बीत गए, लेकिन शादाब का कोई सुराग नहीं मिला। फिर आया 22 फरवरी 2026 का दिन। दोपहर करीब 2 बजे अशफाक के फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल निफाड पुलिस का था। पुलिस ने जो कहा, उसे सुनकर अशफाक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया,
आज सुबह करीब 9 बजे चांदवड़ पुलिस थाना क्षेत्र में एक पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। तुम तुरंत आओ और पहचान करो, क्या वो शादाब है या नहीं। ये सुनते ही अशफाक पूरी तरह टूट गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सच में उसका भाई है। वो समझ नहीं पा रहा था कि घर वालों को अभी बताए या पहले खुद जाकर सच्चाई देखे। काफी सोच विचार के बाद उसने घर के कुछ बड़े लोगों को सारी बात बताई। फिर कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों के साथ वो चांदवड़ पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस उन्हें सीधे उपजिला अस्पताल लेकर गई, जहां एक अज्ञात शव रखा गया था। वो पल अशफाक के लिए सबसे भारी था। धीरे धीरे वो उस शव के पास पहुंचा, एक नजर डाली, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। शायद वो दिल से यही चाहता था कि ये उसका भाई ना हो, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर शव पर पहने कपड़ों और चप्पलों पर पड़ी, और यहीं से उसकी दुनिया टूट गई। उसे समझ आ गया कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई शादाब का ही है। ये सच सामने आते ही अशफाक खुद को संभाल नहीं पाया। वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। जिस भाई के साथ वो कल तक हंस रहा था, आज वो उसके सामने इस हालत में पड़ा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने फिर से शव को ध्यान से देखा, और जो उसने देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। शादाब के दोनों हाथ नायलॉन की रस्सी से कसकर बांधे गए थे। उसका मुंह कपड़े से दबाया गया था और पास में कुछ भारी डंबल पड़े थे। जब अशफाक ने पुलिस से इसके बारे में पूछा तो जो जवाब मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने बताया, ये डंबल शादाब की कमर और जांघ से बांधे गए थे ताकि उसकी लाश पानी में डूब जाए और जल्दी मिल ना सके। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी और बेरहमी से की गई हत्या थी। इसके बाद अशफाक ने चांदवड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसी शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 75/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जैसे ही हत्या का मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर और तेगबीर सिंह संधू के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा, चांदवड़ पुलिस और निफाड़ पुलिस की टीमें जांच में जुट गईं। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां से मिले भौतिक और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। शादाब का शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये हत्या किसने की। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य केस की तरह हर एंगल से जांचना शुरू किया। सबसे पहले शादाब के कॉल डिटेल्स निकाले गए। जांच में पता चला कि जिस रात शादाब गायब हुआ था, उस दिन उसकी आखिरी बातचीत कुछ खास नंबरों पर हुई थी। जब उन नंबरों की जांच की गई तो उनमें एक नंबर मुस्कान के भाई शाहरुख शेख का था और दूसरा ऋषभ वर्मा का। अब पुलिस का शक गहराने लगा। इसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों की लोकेशन ट्रेस की। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस समय शादाब गायब हुआ, उस समय ये सभी लोग एक ही इलाके में मौजूद थे। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सभी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और पुख्ता सबूत उनके सामने रखे तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और फिर सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि शादाब की अपनी ही पत्नी मुस्कान इस साजिश की मुख्य सूत्रधार निकली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनमें शामिल थे ऋषभ मनोज वर्मा, शाहरुख शफीक शेख, युवराज विजय थोरात, सलीम शाबिर शेख, आर्यन सुंदर जिनवाल, शेख एजाज शेख रियाज और खुद मुस्कान शादाब तांबोली। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और जो सच सामने आया वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने वाला था। शादाब और मुस्कान का वैवाहिक जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसका पति शादाब दिन भर मेहनत करता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता था, लेकिन इसके बावजूद मुस्कान का मन उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। इसी बीच मुस्कान की जिंदगी में एक और नाम जुड़ा, ऋषभ वर्मा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और ये नजदीकियां एक अवैध रिश्ते में बदल गईं। मुस्कान ने अपने ही पति के भरोसे को तोड़ दिया और वो चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने लगी। उसे ऋषभ के साथ बिताया गया समय ज्यादा अच्छा लगने लगा था और वो उसी में खोती जा रही थी।
वहीं दूसरी तरफ शादाब को भी अब कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। उसे मुस्कान के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। शक तो उसे होता था, लेकिन वो हर बार इन बातों को नजरअंदाज कर देता था। शायद वो सच को मानना नहीं चाहता था, लेकिन मुस्कान उसे अंधेरे में रखकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती रही। उसे ये नहीं पता था कि ऐसे रिश्ते ज्यादा समय तक छुपे नहीं रहते। धीरे धीरे आसपास के लोगों के बीच भी इन बातों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। आखिरकार शादाब को सच्चाई का अंदाजा हो ही गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच अब अक्सर झगड़े होने लगे। शादाब ने कई बार मुस्कान को समझाने की कोशिश की, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके मन में ऋषभ के लिए भावनाएं इतनी गहरी हो चुकी थीं कि अब उसे अपना ही पति एक रुकावट लगने लगा था। लगातार होने वाले झगड़े और अपने प्रेमी के प्रति बढ़ते लगाव के चलते मुस्कान ने एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद खतरनाक और उतना ही क्रूर था। उसने ठान लिया कि अब शादाब को रास्ते से हटाना ही होगा। ये बात उसने अपने प्रेमी ऋषभ को बताई और अपने भाई को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। ऋषभ उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके भाई ने भी उसे रोकने की बजाय उसका साथ देना सही समझा। इतना ही नहीं, इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लिया। 18 फरवरी 2026 का दिन तय किया गया। मुस्कान के भाई शाहरुख शेख ने शादाब को फोन किया और उसे यह कहकर बुलाया कि एक सोने का लेन देन करना है, जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ज्यादा पैसे के लालच में शादाब उनके झांसे में आ गया और उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद शाहरुख शेख और मुस्कान के प्रेमी ऋषभ वर्मा शादाब को मनमाड़ मालेगांव रोड पर स्थित एक बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में ले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी असली साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले शादाब के दोनों हाथ नायलॉन की रस्सी से कसकर बांध दिए गए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया ताकि वह चिल्ला न सके और किसी को कुछ पता न चले। इसके बाद बड़ी बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने और भी खौफनाक कदम उठाया। शादाब के शरीर के साथ भारी डंबल बांध दिए गए ताकि उसकी लाश पानी में डूब जाए और जल्दी किसी के हाथ न लगे। और फिर शादाब के शव को चांदवड़ पुलिस थाना क्षेत्र में चांदवड़ निफाड़ रोड पर बने एक पुल के नीचे परतुल नदी में फेंक दिया गया। इसी तरह एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ विश्वासघात किया। प्यार के नाम पर एक खतरनाक साजिश रची गई और आखिरकार उसका अंजाम एक बेरहमी से की गई हत्या में बदल गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। जब वही विश्वास टूट जाता है तो उसका अंजाम सिर्फ दिल टूटने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कभी कभी जिंदगियां भी खत्म कर देता है। प्यार अगर सही हो तो जीवन बना देता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चला जाए तो वही प्यार विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी रखें और किसी भी हालत में गलत रास्ता चुनने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचें। पहली कहानी यहीं खत्म होती है। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। 16 जनवरी 2026 को एक आदमी सीधे पुलिस चौकी पहुंचा। उसका नाम दिलदार कुरैशी था। वह चौकी इंचार्ज वी.के. सिंह के सामने खड़ा हुआ और दावा किया कि हसवा में उसने 2 हत्याएं कर दी हैं। शुरुआत में पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और उन्हें लगता है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पुलिस ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। वे पूरी तरह खून से सने हुए थे। यहीं से मामला बदल गया। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में लेती है। पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ हसवा पहुंचे और सीधे चौधराना मोहल्ला के उस मकान तक गए जहां घटना हुई थी। वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। मामले की गंभीरता समझते हुए जांच शुरू की गई। घर के अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। आंगन में एक महिला की लाश पड़ी थी और दूसरी युवती घायल हालत में मिली। उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी बीच एसपी अनूप कुमार सिंह, एएसपी महेंद्र पाल सिंह और सीओ वीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और पूरे घर की ध्यान से जांच की गई। आंगन में पड़ी महिला की पहचान जिक्रा परवीन के रूप में हुई, जो खून से लथपथ हालत में मिली थी। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे, जिनमें पीठ पर 3 और गले पर 5 घाव शामिल थे। उसके कपड़े पूरी तरह खून से भीगे हुए थे और फर्श पर भी खून फैला हुआ था। उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास बताई गई
फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इस बीच जिक्रा परवीन के ससुराल वाले वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन उसकी मां तहरून निशा और पिता फकीरे मौके पर मौजूद थे और बेटी के शव के पास रो रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजे बेटी का फोन आया था, जिसमें उसने उन्हें अपने पास बुलाया था। लेकिन देर शाम उन्हें यह दुखद खबर मिली कि उसके देवर दिलदार ने उसकी हत्या कर दी और उसकी बहन को घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस आम के बगीचे में पहुंची, जहां मोहम्मद फैजान की लाश पड़ी थी और उसके पास ही घर वाले रो रहे थे। पुलिस ने उन्हें थोड़ा संभाला और फिर जगह को ध्यान से देखा। फैजान की उम्र करीब 27 साल थी और उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसके गले पर 3 गहरे घाव थे और चाकू से गला काटा गया था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे और जमीन पर भी खून फैला था। पुलिस ने उसके पिता रुआब और चाचा मोहम्मद शमीम से बात की तो उन्होंने बताया कि फैजान और दिलदार पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में क्या हुआ उन्हें पता नहीं। बाद में ये बात सामने आई कि दिलदार को शक था कि उसकी भाभी और फैजान के बीच गलत रिश्ता है और इसी शक में उसने दोनों की जान ले ली। दोनों परिवार वालों से बात करने के बाद एसपी अनूप कुमार सिंह ने राजेंद्र सिंह को कहा कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएं और दिलदार के खिलाफ केस दर्ज करके उसे पकड़ा जाए। इसके बाद दोनों शव जिला अस्पताल फतेहपुर भेज दिए गए। इसके बाद फैजान के पिता रुआब उर्फ राजू की शिकायत पर पुलिस ने दिलदार कुरैशी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और उससे पूछताछ शुरू की। अब जांच में धीरे धीरे इस घटना की असली वजह सामने आने लगी। पहली नजर में यह एक साधारण मामला लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर शक, रिश्तों का तनाव और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि बात 2 हत्याओं तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के पीरनपुर नाम के एक इलाके में फकीरे अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में पत्नी तहरून निशा और 3 बेटियां थीं, जिनमें जिक्रा परवीन सबसे छोटी थी। दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी के बीच फकीरे अपनी छोटी बेटी के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था। वह छोटा मोटा काम करके किसी तरह परिवार चलाता था। जिक्रा अपने स्वभाव और समझदारी के कारण घर में सबसे अलग मानी जाती थी और उसने मोहल्ले के मदरसे से हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की थी। अब वह करीब 18 साल की हो चुकी थी और घर वालों की यही सोच थी कि उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए ताकि उसका घर बस सके। इसी कोशिश में फकीरे ने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से बात शुरू की। काफी तलाश के बाद एक रिश्तेदार ने मोहम्मद आमिर उर्फ बल्लू का नाम सामने रखा। यहीं से इस कहानी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। फतेहपुर के हसवा कस्बे के चौधराना मोहल्ले में वाजिद कुरैशी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में पत्नी शकीला के अलावा कई बच्चे थे, जिनमें आमिर उर्फ बल्लू और दिलदार उनके साथ रहते थे और दोनों पशुओं के खरीद फरोख्त का काम करते थे। परिवार बड़ा था, लेकिन अपना काम धंधा ठीक चल रहा था। जब फकीरे ने आमिर को देखा तो उसे अपनी बेटी जिक्रा के लिए सही समझा और ज्यादा देर नहीं लगाई। 13 जून 2019 को जिक्रा परवीन की शादी आमिर उर्फ बल्लू के साथ कर दी गई। शादी के बाद जिक्रा अपने नए घर पहुंची तो अपनी खूबसूरती और सादगी की वजह से सबका ध्यान खींचने लगी। घर में उसकी खूब तारीफ होने लगी और आमिर भी उसे पाकर खुश था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब सही रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन आगे चलकर यही रिश्ता ऐसी दिशा लेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निकाह के बाद जिक्रा परवीन और आमिर ने साथ में नई जिंदगी शुरू की और शुरू के कुछ साल ठीक ठाक गुजर गए। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और इस दौरान जिक्रा 3 बेटियों की मां बन गई, लेकिन घर की यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। आमिर अपने भाई दिलदार के साथ पशुओं के खरीदने बेचने का काम करता था और दोनों का स्वभाव धीरे धीरे झगड़ालू होता गया। आए दिन उनका किसी न किसी से विवाद होने लगा और कई मामलों में उनका नाम भी आने लगा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस का दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद दोनों ने अपना काम दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया और अक्सर बाहर रहने लगे। आमिर अब कभी कभी ही घर आता, कुछ दिन रुकता और फिर चला जाता, जिससे घर और रिश्तों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। इसी तरह दिलदार भी कभी घर आता और कुछ समय रुककर फिर भाई आमिर के पास चला जाता। दोनों भाइयों के मन में हमेशा पुलिस का डर बना रहता था। दिलदार का एक करीबी दोस्त मोहम्मद फैजान था, जो उसी इलाके के चौधराना मोहल्ले में रहता था और दोनों के घर भी ज्यादा दूर नहीं थे। फैजान के पिता रुआब उर्फ राजू टेलर का काम करते थे और परिवार हसवा में ही रहता था। दिलदार और फैजान बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक ही गली में खेलना, साथ पढ़ना और हर काम साथ करना उनकी आदत बन गई थी। लेकिन समय के साथ दोनों की राहें अलग होने लगीं। दिलदार पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पर चला गया, जबकि फैजान पढ़ाई में अच्छा था
और आगे बढ़ना चाहता था। उसने इंटर पास कर बीएसएससी में दाखिला लिया और भविष्य में विदेश जाकर कुछ बेहतर करने का सपना देख रहा था। इसके बावजूद दोनों की दोस्ती बनी रही। वे साथ उठते बैठते और खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे दिलदार की आदतों का असर फैजान पर भी पड़ने लगा, खासकर शराब की लत, जो बाद में उनकी जिंदगी में एक और समस्या बनती चली गई। दोस्ती की वजह से फैजान का दिलदार के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन उसकी नज़र जिक्रा पर पड़ी और वह उसकी खूबसूरती की तरफ खींचने लगा। धीरे धीरे वह उसे पसंद करने लगा और ज्यादा आने जाने लगा। जिक्रा भी उससे हंसकर बात कर लेती थी, क्योंकि घर में देवर भाभी जैसा रिश्ता माना जाता था। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगा। आमिर के घर से बाहर रहने की वजह से जिक्रा अकेलापन महसूस करती थी और फैजान का साथ उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनका रिश्ता सामान्य सीमा से आगे बढ़ गया। यहीं से आगे चलकर हालात बिगड़ने लगे। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा और घर में फैजान का आना जाना आम बात हो गया। दिलदार की बहन भी इस बात को छुपाकर रखती थी और किसी को कुछ नहीं बताती थी। जुलाई 2025 में दिलदार वापस घर आकर रहने लगा और कुछ समय तक सब सामान्य चलता रहा। लेकिन एक दिन जब वह अचानक घर पहुंचा तो उसने देखा कि फैजान और जिक्रा आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। यह देखकर उसे शक हुआ और वह अंदर ही अंदर गुस्से में भर गया। हालांकि उस समय बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और माहौल संभाल लिया गया। बाद में दोनों फिर साथ बैठने लगे और शराब पीने का दौर भी चलता रहा। लेकिन अब दिलदार के मन में शक बैठ चुका था। उसे फैजान का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी पुरानी दोस्ती की वजह से वह खुलकर कुछ नहीं कह पाता था। उसने जिक्रा को भी समझाने की कोशिश की और घर की इज्जत का हवाला दिया, लेकिन बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे दिलदार के मन में शक बढ़ता गया और उसे लगने लगा कि दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। यही शक उसके दिमाग में बैठ गया और बढ़ता ही गया। हालांकि वह बिना पक्का यकीन किए कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप दोनों पर नजर रखने लगा और सही मौका ढूंढने लगा। उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में एक दिन दिलदार ने दोपहर के समय घर में अपनी भाभी और फैजान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस बार उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल गया, लेकिन उसने उस समय गुस्सा नहीं दिखाया और चुपचाप वहां से निकल गया। घर में उसकी बहन भी मौजूद थी, इसलिए उसे उस पर भी शक होने लगा कि वह सब जानती है। इसके बाद दिलदार ने एक बार फिर जिक्रा और फैजान को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। बहन ने भी भाभी का ही साथ दिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब उसने मन ही मन ठान लिया कि वह दोनों को सबक सिखाएगा। 16 जनवरी 2026 को वह बाजार गया और एक तेज धार वाला चाकू खरीद लिया। बगीचे में पहुंचकर दिलदार ने पहले फैजान के साथ शराब पी और नशा होने के बाद उसने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। नशे में फैजान ने सब कुछ खुलकर बता दिया, जिससे दिलदार का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने तुरंत चाकू निकालकर फैजान पर हमला कर दिया। फैजान जान बचाने के लिए भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ा। इसके बाद दिलदार ने उस पर कई वार किए और वहीं उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों को इस घटना की भनक भी नहीं लगी। वारदात के बाद दिलदार खून से सना चाकू लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। उस समय घर में उसकी भाभी जिक्रा और बहन मौजूद थीं, जबकि बाकी लोग बाहर गए हुए थे। और अब आगे जो होने वाला था, उसने पूरी घटना को और भी खौफनाक बना दिया। दिलदार जब घर पहुंचा तो उसकी आवाज सुनकर जिक्रा कमरे से बाहर आई। उसे सामने देखकर दिलदार गुस्से में था और अब वह पूरी तरह काबू खो चुका था। जिक्रा जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी और आंगन में ही पकड़ ली गई। इसके बाद दिलदार ने उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह वहीं गिर गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसी दौरान उसकी बहन मन्नू उसे बचाने के लिए आगे आई, तो दिलदार ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब घर की बाकी महिलाएं वापस आईं, तो यह सब देखकर दहशत में आ गईं और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इसी बीच खबर फैली कि फैजान की लाश आम के बगीचे में पड़ी है, तो लोग वहां भी पहुंचने लगे। परिवार वालों ने जब उसे उस हालत में देखा तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और माहौल पूरी तरह मातम में बदल गया। उधर जिक्रा के माता पिता को भी खबर मिली, तो वे दौड़ते हुए पहुंचे और अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गए। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इधर डबल मर्डर करने के बाद दिलदार खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।
अगले दिन 17 जनवरी 2026 को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह कुछ ही घंटों में पूरा मामला खुल गया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस पूरी घटना के समय जिक्रा का पति आमिर उर्फ बल्लू घर पर नहीं था और वह उस समय मध्य प्रदेश में रह रहा था। जब उसे इस घटना की खबर मिली तो वह भी हैरान रह गया और साथ ही उसे अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई पता चलने से गहरा झटका लगा। इस घटना से एक बात साफ होती है कि शक और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान ही देता है। छोटे छोटे रिश्तों की गलतियां जब समय पर नहीं संभाली जाती तो वे बड़े हादसे में बदल जाती हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।